Hello students, myself Upendra Kumar Verma. I'm Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College of Altara. I've selected topic bifilar oscillation, that is taken from BSc Part 1, Chapter Oscillations and Superposition of Waves, that is Paper 2. So first of all, let us see व्हाट इज़ बाइफिलर ऑक्सीलेशन। उससे पहले ये देखते हैं एक्चुअली बाइफिलर सिस्टम होता क्या है। तो सिंपली इसको समझा जा सकता है, यदि यहाँ पे हम कोई एक रॉड या फिर कोई एक बेलनाकार वस्तु ले लें और उसको एक समान अप्रत्यास्थ लचकदार धागों से बांध दें। ध्यान रहे कि जो छड़ है वह क्षैतिज लटका हो। अब हम इस जो बांधे हैं धागे उसको इस प्रकार सेट करते हैं ताकि ये जो धागा जो बंधा है वो एक दूसरे के समांतर हो जाए। वो स्थिति डेफिनेटली ऐसा होगा जब इस छड़ के गुरुत्व केंद्र से इन धागों की दूरी बराबर होंगे, तब इस सिस्टम को कहा जाता है बाइफिलर सिस्टम। अब इस स्थिति में इस छड़ को एक तरफ इसके क्षैतिज तल में ही एक तरफ ऐसा डिसलोकेट करके यदि छोड़ दें, जैसे ये छड़ लटका है इसको एक तरफ ऐसे डिसलोकेट करके छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि ये क्षैतिज तल में दोनों तरफ दोलन करता है और इस प्रकार के दोलन को कहते हैं बाइफिलर दोलन या बाइफिलर ऑक्सीलेशन। And before what is bifilar oscillation and what are its different property or different significance, let us see what is simple harmonic motion, SHM, that everybody know about simple harmonic motion। यहाँ पे देखिए, यदि कोई एक द्रव्यमान है m, यदि ये द्रव्यमान अपने माध्य स्थिति से मीन पोजीशन से दोनों तरफ दोलन करता है, तो हम देख सकते हैं इसमें लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो इसके माध्य पोजीशन की ओर होगा और इसका जो विस्थापन है मान लो जाए x, वो f के अपोजिट दिशा में होता है। इसलिए हम f को लिख सकते हैं समानुपाती माइनस ऑफ x और यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, जहाँ पे k को कहा जाता है बल नियतांक। और हम ये भी जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ से लगने वाला बल उसके द्रव्यमान गुणा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, दैट इज त्वरण के बराबर होता है। तो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ से हमें मिल जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ हमने ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू लिए हैं के अपान एम या ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अपान एम। यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति, और यहाँ पे जो हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण। और हम जब बाइफिलर ऑक्सीलेशन का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये जो अवकल समीकरण है उसको याद रखना पड़ेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बाइफिलर सिस्टम लिया गया है, एक छड़ है। इस छड़ के बिंदु A और बिंदु B पर धागों से बांधा गया है। आप देख सकते हैं दोनों धागे समांतर है।
तो डेफिनेटली इन धागों के मध्य बिंदु पर ही इस छड़ का गुरुत्व केंद्र होगा। अब यदि मान लेते हैं गुरुत्व केंद्र से एक तरफ की जो लंबाई है, दूरी है, वो d है, तो दोनों सिरों के बीच की लंबाई a और b के बीच की लंबाई 2d के बराबर होगा। सेम टाइम हम ये मानते हैं कि जो धागों की लंबाई है वो l है। अब इस छड़ को हम थीटा एंगल से रोटेट करके छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये ऑक्सीलेशन करेगा। जब हम थीटा एंगल से इस छड़ को रोटेट करेंगे उसी समय हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो धागा है जहाँ से इसका सस्पेंशन है, दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वहाँ से इसका कोणीय विस्थापन होता है जो कि बहुत न्यून है। यदि इस कोणीय विस्थापन को हम फाई मान लेते हैं, अब और साथ ही साथ ये देखते हैं इस वेट को बैलेंस करने के लिए धागों में टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन का मान यदि T है, इसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो पार्ट है उसको मैंने फिर से बनाया है इस डायग्राम में। आप देख सकते हैं B डैश B Q और उधर एक बिंदु हमने जैसे माना R ले लिए हैं यहाँ पे। उसी प्रकार ये जो एंगल थीटा है, बिंदु G पर बना हुआ एंगल थीटा है, और ये B डैश है और दूसरा B है। अब इन दोनों डायग्राम से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखें तो जो टेंशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे धागे में T, इसके दो कंपोनेंट है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में और दूसरा है क्षैतिज दिशा में। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है B डैश R, उसका मान होगा T cos फाई। आप डायग्राम में देख सकते हैं यदि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो इसका मान B डैश R का मान हो जाएगा T cos फाई। ये फाई कोण के लिए ये आधार है। उसी प्रकार जो B डैश B है, जो क्षैतिज दिशा में T का जो घटक है उसका मान होगा T sin फाई। अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो घटक है धागे में जो क्रिएट होता है टेंशन, उसके लिए जो दो घटक है दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। पहले इसके बारे में सोचते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक, चूँकि हम दो धागा लिए हैं तो दो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। दोनों का मान T cos फाई होगा, दोनों की दिशा भी सेम होगा, और उन्हीं घटकों के कारण ये राड जो है न तो नीचे जा रहा है न तो ऊपर जा रहा है। मतलब 2T cos फाई ही इस राड के वेट को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब 2T cos फाई इज इक्वल टू राड का वेट दैट इज m इंटू जी, जहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं चूँकि फाई का मान बहुत ही कम है, इसलिए cos फाई को हम कंसिडर कर सकते हैं 1। उस स्थिति में मिलेगा 2t इज इक्वल टू एम जी और t इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 2। हमको एक कंडीशन प्राप्त होता है। पुनः यदि हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में विचार करें, जो क्षैतिज कंपोनेंट है, ये क्षैतिज कंपोनेंट की दिशा इस सिरे में बी सिरे में होगा B डैश B की तरफ, क्योंकि हम जब इसको डिसलोकेट करते हैं तो ये पीछे जाता है, ये वाले पोर्शन सामने आता है, इसलिए यहाँ पे जो क्षैतिज घटक होगा वो पीछे की ओर होगा, यहाँ पे जो क्षैतिज घटक होगा वो सामने की ओर होगा। ये दोनों का मान जो होगा T sin फाई के बराबर होगा, दोनों की दिशा अपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्षण में दो समान बलों द्वारा एक बल युग्म लगाया जा रहा है, और बल युग्म के कारण जो बल युग्म आघूर्ण टार्क का मान जो होगा टाउ इज इक्वल टू जो बल का मान होता है T sin फाई, और उन दोनों बलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट हैज़ बीन टेकन 2D,
अब चूंकि यहाँ पे साइन फाई का मान बहुत कम है, इसलिए हम साइन फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई, वहाँ से हमको टॉर्क का मान हो जाएगा P इंटू फाई इंटू 2D। और यदि हम T का मान यहाँ पे रख दें, समीकरण 1 से T का मान यहाँ रख दें, तो टॉर्क इज इक्वल टू M इंटू G इंटू फाई अपॉन 2 हियर इंटू 2D, जिससे हमको मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा mg फाई इंटू डी। तो ये जो सेकंड कंडीशन हमको मिला है, और आगे एनालिसिस करेंगे इस कंडीशन के बेस पे। हम पुनः इस डायग्राम में देखते हैं कि हम जब इसको डिसलोकेट करते हैं तो b जो है b डैश पे शिफ्ट होता है, मतलब इसके रोटेशन से इस बिंदु के द्वारा एक आर्क बनता है जिसका मान b डैश है, या चाप कहते हैं, चाप बनता है जिसका मान b डैश है, और जिसकी त्रिज्या जो है यहाँ g से b की लंबाई है जो d के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से थीटा इज इक्वल टू b डैश अपॉन d, जहाँ से हमें b डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा थीटा इंटू डी। ये माना तीसरा समीकरण। इससे पहले जो दूसरा समीकरण मिला था मैंने इसको पुनः लिख दिया है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में फिर से देखिए, एक क्यू बी डैश बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है। फाई के लिए ये लंब होगा बी डैश डिवाइडेड बाई जो बेस है वो दैट इज क्यू बी। अब क्यू बी जो है धागे की लंबाई है जिसको हमने एल लिया है, और टेन फाई चूँकि फाई का मान न्यून है इसलिए टेन फाई को हम लिख सकते हैं फाई। तो फाई इज इक्वल टू बी डैश अपॉन एल, जहाँ से हमको मिलेगा बी डैश इज इक्वल टू एल इंटू फाई। और समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं थीटा डी इज इक्वल टू एल इंटू फाई, जहाँ से फाई इज इक्वल टू मिल रहा है थीटा इंटू डी अपॉन एल। समीकरण नंबर 5। पुनः आप समीकरण 2 में फाई का मान यदि रख दे तो टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू फाई का मान है थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी। इससे मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम जी थीटा इंटू डी स्क्वेयर अपॉन एल। थीटा को बाद में लिखते हैं एम जी इंटू डी स्क्वेयर इंटू थीटा। तो ये है टॉर्क का एक कंडीशन। हम जानते हैं रैखिक मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, और घूर्णी मोशन में बल का जो इक्विवेलेंट है टॉर्क बलाघूर्ण और द्रव्यमान मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण, और जो रैखिक त्वरण है वो हो जाएगा कोणीय त्वरण डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो ये हमें मिल रहा है नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 जो अर्लियर इक्वेशन मिला है, तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से हम लिख सकते हैं आई इंटू डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी इंटू डी स्क्वेयर अपॉन एल इंटू थीटा, या फिर लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर
ये आई नीचे चला जाएगा और इधर ले आएंगे तो माइनस mg/d² अपान l इंटू आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मिला है हमें, इस इक्वेशन को यदि हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, या फिर से एक और टर्म एक बार और लिखते हैं, d² थीटा अपान dt², और ये जो टर्म है इसको रिप्लेस करते हैं ओमेगा से, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा² इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण मिल रहा है अवकल समीकरण, यदि इस समीकरण को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के समीकरण से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है। इसका मतलब जो बाइफिलर ऑक्सीलेशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और यहाँ पे जो ओमेगा² जो लिया है दैट इज इक्वल टू mg इंटू d² अपान l इंटू आई, और इस ओमेगा² की वैल्यू से हम टाइम पीरियड आवर्तकाल की वैल्यू और साथ ही साथ आवृत्ति की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि आवर्तकाल कितना होगा। इस अवकल इक्वेशन में ओमेगा² इज इक्वल टू इतना लिए हैं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √mg/d² अपान l इंटू आई, या फिर ओमेगा दैट इज ओमेगा एक्चुअली 2 पाई म्यू, जहाँ पे म्यू जो है रैखिक आवृत्ति है जिसको हम टाइम पीरियड के पद में लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपान टी, या फिर हम लिख सकते हैं 2 पाई अपान टी इज इक्वल टू √mg/d² अपान l इंटू आई, या t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √l इंटू आई अपान mg/d², इतना हो जाएगा। अब ये जहाँ पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण, हम यदि याद कीजिए आप रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए आई इज इक्वल टू होता है mk², जहाँ k जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है। यदि हम आई का मान यहाँ पे रख दें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू l इंटू mk² अपान mg/d²। यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा, k² अपान d² को बाहर ले सकते हैं √ के, तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ये आ जाएगा k अपान d एंड √l अपान g। तो ये जो बाइफिलर ऑक्सीलेशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई k अपान d √l अपान g के बराबर होगा। थैंक यू।